कहानी सुधापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में मनोज नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी लीला के साथ रहता था। मनोज ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था और उसके पास कोई खेत भी नहीं था, इसलिए वो गांव-गांव घूम-घूम कर कूड़ा कबाड़ा उठाया करता था। वो दिन भर जितना भी भंगार इकट्ठा करता था, उसे वो गांव के भंगार की दुकान में लाकर बेच देता था। परंतु उससे जो पैसे मिलते, वो सिर्फ घर का चूल्हा जलाने और जरूरी खर्चों तक ही सीमित रहते थे। बारिश के मौसम में तो हालत और भी खराब हो जाती, क्योंकि गीले कबाड़ का भाव और भी कम लग जाता था। कई बार तो मनोज को दिन भर मेहनत करने के बाद भी इतना नहीं मिलता कि अपने परिवार को पेट भर खाना खिला सके। इस वजह से मनोज को उसके पुराने टूटी-फूटी झोपड़ी में अक्सर भूख, बारिश में टपकते पानी और ठंडी के मौसम में ठंड का सामना करना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, बारिश के मौसम ने अब कहर ढाना शुरू कर दिया है। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली, न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ लीला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या? बारिश ने तो सबको बेहाल कर रखा है। गांव के खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। इस बारिश के कारण भंगार की कीमतों में भी असर पड़ा है। सारा सामान गीला हो चुका है, जिस कारण उसकी सही कीमत नहीं मिल रही है। मनोज की आवाज में थकान और लाचारी साफ झलक रही थी। रोज की मेहनत के बाद भी जब जेब खाली रह जाती, तो मनोज के लिए घर लौटना और भी भारी पड़ता था। हाँ जी, मैं जान रही हूँ आपकी परेशानी। पिछली बार भी लालचंद जी ने गीले कबाड़ का आधा ही भाव दिया था, मगर इस बार अगर ऐसा हुआ तो हम बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ऐसा ही चलता रहा तो इस महीने का राशन कैसे आएगा? सच कह रही हो लीला, बरसात में तो जैसे हमारी किस्मत भी भीग जाती है। ऊपर से ये छप्पर एक एक जगह से टपक रहा है। बाहर मूसलधार बारिश थी, लेकिन अंदर झोपड़ी में भी हालात उससे कुछ कम नहीं थे। जगह जगह पानी जमा हो चुका था और मिट्टी की दीवारें नमी से गलने लगी थीं। अजी, हमें कोई मजबूत इंतजाम करना होगा, वरना एक दिन ये घर ही हमारे ऊपर गिर पड़ेगा। हाँ लीला, मुझे भी डर लग रहा है, पर मैं करूँ तो करूँ क्या? कहाँ से लाऊं इतने पैसे? मेरे पास तो घर के राशन के लिए भी पैसे नहीं हैं। अजी, तो आप ही बताइए क्या करेंगे? बस बैठे रहेंगे बारिश थमने का इंतजार करते? कल अगर मौसम थोड़ा थमा तो मैं लालचंद जी की दुकान जाऊंगा। देखता हूं, शायद कुछ ऐसा कबाड़ मिल जाए जिससे हम इस छप्पर को ठीक कर पाएं। अजी, कबाड़ से तो आप हर साल कुछ न कुछ जोड़ते रहते हैं, लेकिन वो भी तो बस कुछ दिन का सहारा देता है। इस बार क्यों ना आप गांव के मुखिया जी से मदद मांग लें? उन्होंने पिछले साल रामू काका के घर में भी मरम्मत के लिए पैसा दिलवाया था। लीला, मुझे अच्छा नहीं लगता किसी से मदद मांगना। अजी, मदद मांगना गलत नहीं है, खासकर तब जब बात अपने घर और बच्चों की हो। आप बस एक बार कोशिश तो कीजिए। अगर मुखिया जी मदद कर दें तो इस बरसात में हमारा घर शायद बच जाए। मनोज ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि लीला की बात सही है, लेकिन उसका मन अब भी उलझा हुआ था। फिर भी उसने ठान लिया कि कल सुबह सबसे पहले मुखिया जी के घर जाकर बात करेगा। उसे यह अंदाजा नहीं था कि किस्मत उसके लिए एक और रास्ता खोलने वाली है। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी, लेकिन आसमान में अब भी काले बादल छाए हुए थे। मनोज भी मुखिया के पास जाने के लिए तैयार था, परंतु जाने से पहले उसने लीला से कहा, लीला, मैं जा रहा हूं मुखिया जी के पास। देखता हूं क्या कहते हैं। जी, हिम्मत रखिए और जो भी हो, इज्जत से बात कीजिए। उन्हें हमारे घर की हालत साफ साफ बता दीजिएगा। हाँ लीला, मैं उन्हें सब कुछ बता दूंगा कि हम पर क्या बीत रही है। लीला को दिलासा देकर मनोज मुखिया से मिलने निकल पड़ा। बारिश लगभग थम चुकी थी, लेकिन आसमान में अब भी काले बादल मंडरा रहे थे। इन्हें देखकर मनोज ने अपनी चाल तेज कर दी और मुखिया के घर की ओर बढ़ने लगा। जैसे तैसे मनोज गांव के मुखिया के यहाँ पहुंच गया और उसे देखते ही मुखिया ने कहा,
अरे मनोज, तू यहाँ कैसे? प्रणाम मुखिया जी। वो मैं आपसे थोड़ी मदद लेने आया हूं। आप तो देख ही रहे हैं कि बारिश ने पूरे गांव वालों पर कहर ढा दिया है। हाँ तो उसमें क्या, बारिश का मौसम है। बारिश नहीं होगी तो ठंड कैसे पड़ेगी? कैसी बातें कर रहा है मनोज तू? हाँ मुखिया जी, लेकिन इतनी तेज बारिश के चलते हमारे घर का छप्पर टूटने की कगार पर है। मैं सोच रहा था शायद आप थोड़ी मदद कर दें। मदद? तू? अरे मनोज, तू तो कबाड़ का काम करता है ना, और मैं जानता हूं तू अच्छे खासे लोहे लकड़ी का माल इधर उधर बेचकर पैसे बनाता होगा। फिर मुझसे क्यों भीख मांगने आया है? मुखिया के मुंह से भीख वाला शब्द सुनकर मनोज को बहुत बुरा लगा, लेकिन उसके पास फिलहाल मुखिया से मदद मांगने के अलावा कोई चारा नहीं था। जी मुखिया जी, भीख नहीं मांग रहा, बस उधार या थोड़ा सहारा बारिश थमने पर लौटा दूंगा। उधार? तेरे जैसे लोग उधार लेकर कभी लौटाते हैं क्या? और सुन, मेरा काम सबकी झोपड़ी बनवाना नहीं है। तू गरीब है तो ये तेरी किस्मत है। मेरे पास अपना समय बर्बाद मत कर। मुखिया के हर शब्द मनोज के कानों में हथौड़े की तरह लग रहे थे। उसका गला सूख गया, आंखें भर आईं, लेकिन उसने किसी तरह अपनी इज्जत बचाते हुए बस इतना कहा। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप ठीक समझें। वह चुपचाप वहां से निकल गया। बाहर बारिश फिर तेज हो गई थी और हर बूंद अब उसे सिर्फ ठंडा नहीं बल्कि जख्मी करने वाली लग रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ लीला का चेहरा घूम रहा था और दिल में एक ही ख्याल, अगर गांव का मुखिया ही साथ नहीं देगा तो अब मुझे अपने दम पर ही कुछ करना होगा। बारिश बहुत हो रही थी जो शायद रुकने वाली नहीं थी, इसलिए किसी तरह मनोज भारी मन और भीगी हुई कमीज के साथ घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ था, फिर भी मनोज के कदम तेज थे, जैसे वह जल्दी से लीला को सब कुछ बताना चाहता हो, लेकिन मन के अंदर गुस्सा और निराशा का तूफान भी चल रहा था। किसी तरह बच बचाकर वह घर पहुंचता है और उसे देखते ही लीला ने चिंता से पूछा। अरे, आप आ गए। आप तो काफी भीग गए हो। क्या हुआ? मुखिया जी ने क्या कहा? लीला, मत पूछ। मुखिया ने तो जैसे हमारे जख्मों पर नमक छिड़क दिया। मदद तो छोड़ो, उल्टा ताने मारने लगा कि तेरे जैसे लोग कभी उधार लौटाते नहीं। क्या? उन्होंने ऐसा कहा? ये तो बहुत गलत है। हम तो बस सहारा मांग रहे थे, कोई एहसान नहीं। हाँ, लेकिन अब समझ आ गया, यहां किसी से उम्मीद रखना बेकार है। अब हमें अपने दम पर कुछ करना होगा। अजी, लेकिन फिर आपने मुखिया जी से क्या कहा? मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। कहा कि मैं मजदूरी करके हर एक पैसा लौटा दूंगा, पर वो हंसकर बोले, तू और तेरे जैसे लोग बस लेने की आदत डाल चुके हैं। हाय रे, दूसरों की मुसीबत का मजाक उड़ाना भी कोई इंसानियत है? बस उनका रवैया देखकर लगा कि जैसे मैं कोई भीख मांगने गया था। तो अब क्या करेंगे? बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही। अगर ऐसे ही कुछ दिन और बारिश चली तो बाढ़ भी आ सकती है और हमारे घर का छप्पर भी रोज कमजोर होता जा रहा है। सच कहूं तो समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक बात पक्की है, अब किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम बारिश से बच भी सकते हैं और हो सका तो 2 पैसे भी कमा लेंगे। ऐसी क्या तरकीब है तुम्हारे पास? सुनो जी, मेरे दिमाग में एक अजीब सा लेकिन काम का आइडिया आया है। अरे, ऐसा क्या सोच लिया तुमने, मुझे भी तो बताओ। देखो, अभी बारिश के कारण भंगार का भाव बहुत गिर गया है। लालचंद जैसे लोग भीगी हुई प्लास्टिक की बोतलों और कागज को आधे दाम में खरीद रहे हैं। तो क्यों ना हम ये सब बेचने की बजाय इकट्ठा करें? इकट्ठा करें? लेकिन करेंगे क्या उनका? हम उन प्लास्टिक बोतलों को अच्छे से धोकर उन्हें जोड़ देंगे। उनसे हम एक छोटा सा मजबूत घर या झोंपड़ी बना सकते हैं। प्लास्टिक पानी नहीं सोखता तो बारिश से भी बचेगा, और अगर बाढ़ आ भी गई तो पानी के ऊपर तैर भी सकता है। अरे, ये तो कमाल का आइडिया है, लेकिन क्या ये सच में टिकेगा? हाँ, टिकेगा। मैंने देखा है, कुछ गांवों में लोग बाढ़ से बचने के लिए ऐसे बोतल के तैरने वाले घर बनाते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें हमारा खर्च लगभग शून्य होगा। बस मेहनत लगेगी, और मेहनत में तो हम पीछे नहीं हटते। मेहनत की बात तो तुम सही कह रही हो लीला। हम दोनों ने अपनी जिंदगी में इतना काम किया है कि अब तो हाथ पांव खुद ही रुकना नहीं जानते। और अगर ये मेहनत हमें अपने सिर पर छत दे सकती है तो चाहे रात भर भी काम करना पड़े, मैं तैयार हूं। तो ठान लीजिए, कल से हम दोनों गांव-गांव घूमकर खाली बोतलें इकट्ठा करेंगे। बारिश चाहे जितनी हो,
अब हमें कोई रोक नहीं सकता। बाहर बिजली चमक रही थी, लेकिन मनोज और लीला के दिल में एक नई रोशनी जल चुकी थी, उम्मीद की। अगली सुबह होते ही मनोज और लीला ने अपने पुराने झोले को उठाया और अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े। मनोज गली गली, मोहल्लों में जाकर लोगों से खाली बोतलें मांगता और समझाता कि ये फेंकने की चीज नहीं, बल्कि काम की दौलत है। उधर लीला घर घर जाकर औरतों से कहती, बहन, जो बोतलें और डिब्बे काम के नहीं, हमें दे दो, हम उनका सही इस्तेमाल करेंगे। कई लोग हंसकर टाल देते तो कुछ लोग दया दिखाकर बोतलें दे देते। धीरे धीरे उनके पास बोतलों का छोटा सा ढेर बनने लगा और देखते ही देखते वह ढेर उम्मीद के पहाड़ में बदल गया। अब हर बोतल उन्हें सिर्फ कचरा नहीं लगती थी, बल्कि अपने आने वाले घर की एक ईंट जैसी दिखाई देती थी। मनोज और लीला जब भी उस ढेर को देखते, उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती और थकान कहीं गायब हो जाती। उन्हें महसूस होने लगा था कि मेहनत सच में सपनों को आकार दे सकती है। कुछ ही दिनों में मनोज और लीला ने मिलकर काफी बोतलें जमा कर ली थीं। बोतलों का ढेर धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया कि अब उसे गिन पाना मुश्किल हो गया। उन दोनों ने मिलकर घर के आंगन में 4 बांसों को जोड़कर एक छोटी सी जगह बना दी, जहां वो सारी बोतलें रख रहे थे। अब समय आ चुका था उन बोतलों से एक छोटा सा घर बनाने का, इसलिए मनोज और लीला उन्हें जोड़ने के तरीके सोचने लगे। लीला, अब हमारे पास इतनी बोतलें इकट्ठा हो चुकी है कि हम हमारे रहने लायक एक घर बना सके। हाँ जी, और ये घर हमारी मेहनत की सबसे बड़ी निशानी होगी। कुछ ही हफ्तों की मेहनत के बाद मनोज और लीला ने आखिरकार अपना बोतलों वाला छोटा सा घर खड़ा कर ही लिया। जब दीवारें जुड़कर सीधी खड़ी हुईं और ऊपर छत भी कसकर बांध दी गई, तो दोनों की आंखों में चमक आ गई। ये घर भले ही साधारण था, लेकिन उनके लिए किसी महल से कम नहीं था। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। गांव के कच्चे मकान टपकने लगे, छप्पर टूटने लगे और लोग अपनी अपनी चीजें बचाने में जुट गए। लेकिन मनोज और लीला अपने नए घर के अंदर शांति से बैठे थे। देखो जी, एक भी बूंद अंदर नहीं आ रही। हाँ लीला, ये घर हमारी मेहनत का सच्चा इनाम है। बाहर पानी बरस रहा था, लोग परेशान थे, लेकिन मनोज लीला के घर में सूखापन और सुरक्षा थी। उस रात उन्होंने पहली बार बिना डर के बारिश की आवाज सुनी और महसूस किया कि मेहनत सच में तूफानों से बचाने वाली दीवार बन सकती है। अगली सुबह जब बारिश थमी, तो पूरे गांव में एक नई खबर फैल गई। मनोज ने बोतलों से घर बना लिया है और उस पर एक भी बूंद पानी नहीं टपकी। ये सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए और समूह बनाकर मनोज के घर की ओर चल पड़े। अरे सचमुच, देखो तो सही, इतना तेज पानी गिरा, लेकिन इस घर में न कहीं छत टपकी और न ही दीवार गीली हुई। ये तो सचमुच कमाल हो गया। जो कचरा सब फेंकते थे, उसी से घर खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद गांव का मुखिया भी वहां पहुंच गया। उसने घर को हर तरफ से देखा और मनोज लीला की मेहनत की तारीफ की। मनोज, तुमने तो कमाल कर दिया। जो चीज लोगों को बेकार लगती थी, उससे तुमने अपने परिवार को सुरक्षित छत दे दी। ये सब लीला का विचार था मुखिया जी, मैंने बस उसका साथ दिया। जी, मेहनत और हिम्मत हो तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। मुखिया ने तुरंत मनोज से कहा कि वह गांव के और परिवारों के लिए भी ऐसे ही घर बनाए। मनोज, हमारे गांव में कई लोग हर साल बारिश में छत टपकने से परेशान रहते हैं। अगर तुम चाहो तो गांव वाले मिलकर तुम्हें मेहनताना देंगे और तुम सबके लिए भी ऐसे ही घर खड़े कर दो। यह सुनकर मनोज और लीला की आंखों में गर्व और कृतज्ञता के आंसू आ गए। अगर मेरी मेहनत से गांव वालों को भी राहत मिलेगी तो मैं जरूर ये काम करूंगा। पैसे से ज्यादा खुशी तो इस बात की होगी कि सबके सिर पर सुरक्षित छत होगी। ये कहानी आशापुर नाम के गांव की है, जहां खूब हरियाली थी। चारों तरफ खेत खलियान थे और उस गांव के बाहर जगह जगह पर तालाब और नदियां थी। इसी गांव के अंदर भोला मछुआरे का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे भोला अपने मच्छी मारने वाले बंसी को लेकर तालाब की ओर जा रहा था। तभी पीछे से उसकी पत्नी सीमा उससे कहती है, कब तक ऐसा चलेगा भोला? हर रोज सुबह कुछ आस लेकर जाते हो
और शाम को निराश होकर आते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? क्या करूं सीमा, तू ही बता। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है, तो मैं क्या कर सकता हूं। जब भी किसी तरह हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहले जैसे तैसे करके कुछ पैसे जमा किए थे कि राजू बीमार पड़ गया था और उसकी दवाई और इलाज में सब कुछ खर्च हो गया। जैसे तैसे राजू ठीक हुआ कि तुम बीमार पड़ गई। तुम्हारा इलाज कराते कराते जो कुछ बचा था वो भी समाप्त हो गया। यहाँ भोला और सीमा आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी उनका लड़का राजू वहाँ पहुँच जाता है और वो सीमा के करीब पहुंचकर सीमा से कहता है, माँ, मेरा कई दिनों से अच्छा खाना खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते हैं? अपने बेटे से ये बात सुनकर भोला की आंखें नम हो जाती है। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हमारे घर में दूसरों से भी अच्छे पकवान बनेंगे। फिर तेरा दिल जो कहेगा हम वहीं खाएंगे। पर पिताजी, एक बात बोलूं, मेरे मित्र के घर जब अलग अलग पकवानों की खुशबू आती है तो मैं तो उसके घर खींचा चला जाता हूँ। एक दिन तो मैं चला भी गया था, परंतु मुझे देखकर उसके बड़ी माँ ने मुझे वहां से भगा दिया और कहा कि घर के भीतर मत आया कर, जो भी कहना है घर के बाहर रहकर ही कहा कर। तो उनकी ऐसी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। अपने बेटे राजू की ऐसी बातें सुनकर सीमा रोने लगती है। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। अपने परिवार की ऐसी दशा देखकर भोला कुछ न कह सका। उसने चुपचाप अपने बंसी को उठाया और तालाब की ओर चल पड़ा। भोला जिस तालाब पर मच्छी पकड़ने जाता था वो थोड़ा गांव से बाहर था। उस दिन जैसे भोला अपनी बंसी को तालाब में डालकर मच्छियों का इंतजार कर रहा था, तभी उसको लगने लगा कि वो कितना दरिद्र पिता और पति है कि अपने पत्नी और बच्चे को ढंग से 2 वक्त का अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहा था। देखते देखते दोपहर हो जाती है, परंतु भोला अभी तक एक भी मच्छी नहीं पकड़ पाया था। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे। सुबह से एक भी मच्छी नहीं मिली है और ऊपर से घर की हालत और राजू की मासूम इच्छाएं सब कुछ मानो मुझे तोड़ कर रख देती है। अभी भोला चिंता से भगवान के प्रति अपनी व्यथा सुना रहा होता है कि तभी वहां उस गांव का मुखिया तालाब पर नहाने आ पहुंचा। मुखिया ने जब भोला को मच्छी पकड़ते हुए देखा और उसके बगल वाली खाली टोकरी को देखा तो उसने भोला से कहा, क्या हुआ भोला? लगता है सुबह से एक भी मच्छी नहीं मिली है। क्या बात है? मन कुछ उलझा उलझा सा लग रहा है। हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते ही हो, फिर भी पूछ रहे हो। मेरा परिवार बहुत आर्थिक तंगी में जूझ रहा है। मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, पर लग रहा है जैसे मेरी किस्मत मुझसे रूठ गई है। भोला की ऐसी बातें सुनकर मुखिया तो चुप रह गया, परंतु तभी वहां गांव में रहने वाला सबसे दुष्ट व्यक्ति चेतन आ गया। चेतन को दुखी व्यक्ति को अपनी बातों से ठेस पहुंचाने में बहुत मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूं कि इस भोला को इस तालाब पर आने से रोकना होगा। जब जब वो किसी तालाब पर मच्छी पकड़ने जाता है, पता नहीं क्यों वहां की सारी मच्छियां तालाब से गायब हो जाती है। मुझे तो लगता है कि सच में भोला मनहूस है। तभी तो देखो, आज भी इसकी मच्छी की टोकरी खाली है। चेतन की ऐसी कड़वी बातें सुनकर मुखिया ने चेतन को वहां से जाने कहा और अपने काम से काम रखने कहा। अरे चेतन, पहले तो तू यहां से भाग। जब देखो तब किसी ना किसी को बुरा भला सुनाने पहुंच जाता है। तू जा और अपने काम से काम रख और हमें मत सिखा कि किसे तालाब पर आने देना है और किसे नहीं। ये तालाब हमारे पूरे गांव का है। मुखिया की बात सुनकर चेतन चुपचाप वहां से निकल जाता है और मुखिया भी भोला को मच्छी पकड़ने को कहकर वहां से नहाने चला जाता है। वैसे तो चेतन वहां से जा चुका था, परंतु उसकी बातें अभी भी भोला के दिमाग में चल रही होती है। हे भगवान, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, या मैंने किसी का कुछ बुरा किया है, या फिर मैंने कभी किसी का दिल दुखाया है? मुझे बताओ कि किस पाप की ऐसी सजा मुझे मिल रही है। क्यों मेरे सारे सपनों के दिए बुझ गए? मैं इस मोड़ पर आ चुका हूं कि अब तो मुझे मेरी पत्नी से आंख मिलाने में शर्म आने लगी है। अपनी ऐसी किस्मत पर भोला पूरी तरह से निराश हो चुका था। अब तो अकेले में वो अपनी किस्मत को भला बुरा कहने लगा था। देखते देखते शाम का समय भी निकट आ जाता है, परंतु अभी तक उसे एक भी मच्छी नहीं मिली थी। मुझे आज भी एक मच्छी नहीं मिली। अब तो दिन भी ढलने आ गया। अब मैं बाजार में क्या बेचूं और क्या घर ले जाऊं?
सीमा वहां घर पर मुझसे उम्मीद लगाकर बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का मन ही नहीं हो रहा है। मैं क्या करूं? वहां घर पर राजू भी भूखा बैठा होगा। भोला बुरी तरह से अंदर से टूट सा गया था, परंतु आखिर वो कर भी क्या सकता था। जैसे तैसे शाम को वो अपने घर आ पहुंचा। अभी भोला अपने बिस्तर पर बैठा ही था कि सीमा ने उसके उदास चेहरे को देख लिया और उससे कहा, क्या हुआ भोला? आज तुम्हारा चेहरा बहुत उदास नजर आ रहा है। कुछ तो कहो, क्या हुआ? सीमा के इस सवाल का भोला के पास कोई जवाब नहीं था। बस उसकी आंखें अपने हालत से नम हो चुकी थीं। धीरे से उसने सीमा की तरफ देखते हुए कहा, अब तुम्हें क्या बताऊं सीमा? अब मेरी हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि अब तो गांव वाले भी मेरी किस्मत पर मुझे ताने मारने लगे हैं। और क्या कहूं, सुबह से शाम तक बंसी को तालाब में डालकर बैठा रहा, परंतु एक मच्छी तक हाथ नहीं लगी। और ऊपर से वो चेतन मेरी किस्मत पर मुझे भला बुरा सुनाकर चला गया। मैं आज भी घर के खाने के लिए अनाज नहीं ला पाया। अपने पति की ऐसी दुर्दशा देखकर सीमा चुप हो गई। उसकी आंखें उसके दर्द को सुनकर नम हो जाती हैं। मुझे माफ कर देना भोला। आज सुबह जब तुम मच्छी पकड़ने जा रहे थे, तब मैंने भी तुम्हें थोड़ा कुछ कह दिया था। इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह नहीं समझ पाई। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब देख रहे हैं। आज नहीं तो कल वो सब ठीक कर देंगे। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेंगे। अपनी पत्नी से इतनी अच्छी बातें सुनकर उसे थोड़ी तसल्ली हुई। फिर क्या था, कुछ समय बाद वो चुपचाप बिना कुछ खाए अपने चारपाई पर लेट गया। अगले दिन सुबह होते ही सीमा ने भोला से कहा, भोला, तुम एक काम क्यों नहीं करते? अपने गांव के किसी दुकान से कुछ अनाज उधार ही लेकर आ जाओ। जब हमारे पास पैसे आ जाएंगे, तब हम वो उधार चुका देंगे। नहीं सीमा, मैं कल भी घर लौटते समय राशन की दुकान पर गया था, लेकिन दुकानदार कह रहा था कि पहले पिछला उधार चुकाओ। अब मुझे उससे फिर से उधारी पर सामान मांगने में शर्म आती है। मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात इतनी जल्दी सुधरने वाले हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें जल्द ही यह गांव छोड़कर जाना पड़ सकता है। मैं पहले ही गांव के 2-3 लोगों से उधारी ले चुका हूं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं बची कि मैं और किसी से कुछ उधार मांग सकूं। सबको पता है कि मैं उनका पैसा वापस नहीं लौटा पाऊंगा, इसलिए अब शायद कोई मुझे उधार नहीं देगा। और तुम ही बताओ, मैं उनकी उधारी चुकाऊं भी तो कैसे? मैं हर रोज मछली पकड़ने जाता हूं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है। अब तो एक भी मछली नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो इतनी कम होती है कि या तो उसे बेचूं या घर लाकर तुम्हें और राजू को पेट भर खाना खिला सकूं। हाँ भोला, बात तो तुम सही कह रहे हो। पता नहीं हमने ऐसा क्या किया है जो हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। भगवान जाने किस बात की सजा दे रहे हैं, लेकिन हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदलेंगे। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये बात तो तुम मुझे कई सालों से कह कहकर दिलासा दे रही हो, परंतु आज तक ऐसा दिन नहीं आया और पता नहीं वो आएगा भी या नहीं। अपने घर की ऐसी परिस्थिति देखकर भोला अब पूरी तरह से टूट चुका था। वह चुपचाप घर से निकल गया और सीधे गांव के बाहर वाले जंगल की ओर चल पड़ा। उसका दिल बहुत भारी हो गया था, आंखों में नमी थी और उसके कदम जैसे बेजान हो गए थे। उसके दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, क्या जिंदगी का यही अंतिम समय है? क्या मैं अपने इस दर्द भरे जीवन का अंत कर दूं? उसका मन अब उसे अपने जीवन को समाप्त करने का आदेश देने लगा था और वह अपने मन के वश में होकर गांव के बाहर उस गहरे जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था। वो अभी गांव के बाहर वाले सीमा तक पहुंचा ही था कि उसे रास्ते में चेतन रोक लेता है। क्या हुआ भोला? आज तुम्हारी बंसी तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्यों, क्या मच्छी का काम छोड़ दिया क्या? चेतन की ऐसी बातें सुनकर भी भोला ने उससे कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो पहले से ही बहुत उदास था। उसके पास चेतन को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, अब तुम तालाब पर नहीं जाओगे तो कम से कम तालाब की मनहूसियत तो कम होगी। चेतन भोला को भला बुरा कहकर वहां से चला जाता है और भोला भी फिर से जंगल की ओर चल पड़ता है। देखते देखते भोला जंगल के भीतर पहुंच चुका था। भोला अब थक चुका था। उसके पैरों में अब चलते चलते दर्द होने लगा था। उसने एक छायादार वृक्ष देखकर उसके नीचे थोड़ा विश्राम करने का निश्चय किया। मैं मर्द हूं ना,
तो मैं रो भी नहीं सकता हूं? अगर कहीं मुझे रोते हुए राजू और सीमा देख लेते तो उनका मनोबल भी टूट जाता। इसलिए मुझे दूर आकर रोना पड़ रहा है। हे भगवान, आप मेरी ओर कितनी परीक्षा लोगे? भोला उदास होकर जंगल में उस वृक्ष के नीचे रो रहा होता है। तभी अचानक उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आई। कोई है? आसपास कोई हो तो मेरी मदद करो। किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर भोला खड़ा होकर यहाँ वहां देखने लगा। अचानक थोड़ी दूरी पर उसकी नजर एक तोते पर पड़ी। उसने देखा कि वो तोता जख्मी हालत में जमीन पर गिरा हुआ था। वो फौरन से उसकी मदद करने पहुंच गया। मेरी मदद करो भोला, मुझे किसी ने तीर मारकर मूर्छित कर दिया है। तोते को बोलता देख भोला बहुत डर जाता है, क्योंकि उसने आज से पहले कभी किसी तोते को बोलता नहीं देखा था और ऊपर से उस तोते को उसका नाम भी पता था। पर भोला बहुत दरियादिल व्यक्ति था, इसलिए उसने उसकी मदद करने की कोशिश की। क्या हुआ तोते? मैं तेरी मदद किस प्रकार से कर सकता हूं? मुझे बता। मेरे से जितना हो सके उतनी मदद करूंगा। भोला, मैं अभी इस राह से उड़ रहा था, तभी अचानक से किसी ने मुझे तीर मार दिया है और मुझे लग रहा है कि ये मेरा अंतिम समय है। तो क्या तुम मुझे मेरे अंतिम समय में जल की कुछ बूंदें पिला सकते हो क्या? भोला बहुत डरा हुआ था। डर के मारे वो इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं से कोई पानी का स्रोत मिल जाए। पानी तो मैं पिला दूं तुमको, परंतु यहां दूर दूर तक तो मुझे कहीं भी पानी का कोई स्रोत नहीं नजर आ रहा है। अगर तुम्हें कोई पानी का स्रोत पता है तो मुझे बताओ, मैं अभी जाकर लेकर आता हूं। हाँ भोला, यहां से 3 मील दूर एक छोटा सा तालाब है, तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ भोला। इतना सुनकर थका हुआ भोला बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जिस दिशा में तोते ने उसे कहा था। थका हुआ होते हुए भी किसी तरह से वो उस तालाब के पास पहुंच गया और उसने जैसे ही तालाब में पत्तियों से बने कटोरे को डाला, वैसे ही अचानक उस तालाब से धुआं उठने लगा। धुआं धीरे धीरे एक भयानक दानव की शक्ल लेने लगा। उस दानव को देखकर भोला की हालत बहुत खराब हो जाती है। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस तालाब का पानी लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस तालाब का पानी कोई नहीं ले सकता है? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि ये तालाब तुम्हारा है। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे तालाब का कोई अपमान नहीं किया है। देखो, मैं तुम्हें अब ऐसे तो नहीं छोड़ सकता और तुम्हें ये पानी भी ऐसे ही नहीं दे सकता। तुम्हें यदि यह पानी चाहिए तो तुम्हें मेरे एक पहेली का जवाब देना होगा। परंतु याद रखना, यदि तुमने मेरे सवाल का गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हें इस जंगल के किसी पक्षी या जानवर की तरह बना दूंगा। लेकिन अगर तू बचना चाहता है तो तू बिना पानी लिए यहां से चले जा। सोच ले, ना तो पहेली और ना ही मौत। दानव की ऐसी धमकी सुनकर भोला डर जाता है और गहरी सोच में डूब जाता है कि एक तरफ ये दानव था जो उसकी जान लेने वाला था और दूसरी तरफ वो तोता था जो अपनी आखिरी सांस ले रहा था। मैं यहां से पानी लिए बगैर नहीं जाने वाला हूं। मैंने किसी से पानी लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पहेली का जवाब दे। बता, ऐसी कौन सी चीज है जो जलती भी है और गीली भी नहीं होती? भोला ने कुछ क्षणों के लिए गहरी सांस भरी और सोचने लगा। भोला इतना डरा हुआ था, पर उसके चेहरे पर दृढ़ संकल्प की रेखा ये बता रही थी कि वो हार मानने वाला नहीं था। वो है बत्ती, क्योंकि दिए या मोमबत्ती की बाती जलती है, लेकिन वह खुद गीली नहीं होती, क्योंकि वह तेल या मोम से भीगी होती है, पर जलते समय वह सूखी ही लगती है और जलती रहती है। भोला से उत्तर सुनकर दानव तो चौंक जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। दानव को हंसता देखकर भोला डर जाता है। उसे लगा कि उसने गलत जवाब दिया है। तू पहला मनुष्य है जिसने मुझे मेरे पहेली का सही जवाब दिया है। जा, जितना पानी चाहिए ले जा। आज तुझसे मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। फिर क्या था, वो दानव फिर से धुएं में गायब हो जाता है और उसके गायब होने के बाद भोला उस पत्ते के कटोरे में जल भर लेता है। जल लेकर भोला फटाफट से उस मूर्छित तोते के पास पहुंच जाता है। भोला फटाफट से उस पत्ते के कटोरे से पानी की कुछ बूंदें तोते को पिला देता है। पानी की कुछ बूंदें पीते ही वो तोता अचानक से एक साधु में बदल जाता है। ये देखकर भोला और आश्चर्य में पड़ जाता है। साधु बाबा उठकर बैठ जाते हैं और भोला से कहते हैं, भोला बेटा, डरो मत, तुमने जो देखा सब सत्य देखा है। यहां आओ, बैठो मेरे पास। साधु बाबा भोला को अपने पास बिठा लेते हैं और उसे अपनी सारी बातें बताने लगते हैं। भोला बेटा, क्या सच में तुमने उसी तालाब से जल लाकर मुझे पिलाया है? हाँ बाबा,
मैंने उसी तालाब से जल लाया जहां से आपने मुझे कहा था। भोला बेटा, मुझे लगा कि तुम वहां से जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि वहां एक दानव का वास है। जब भी कोई मनुष्य उस तालाब के पास जाता था तो वो दानव उसे अपने पहेली के जाल में फंसाकर तरह तरह के जानवर और पक्षी बना देता है। मैं उसी दानव को समाप्त करने आया था, परंतु उसने मुझे भी अपने जाल में फंसा लिया और उसने मुझे तोते में बदल दिया। पर तुमने मुझे उस तालाब का पानी पिलाकर उसके जादू से मुक्त कर दिया। इतना कहकर साधु बाबा आंखें बंद करके कोई मंत्र पढ़ने लगे और उसके कुछ देर में वहां एक हरे रंग का चमकदार तोता वहां प्रकट हो गया। बेटा, तूने मेरी जान बचाकर मेरी मदद की है, इसलिए मैं तुझे ये तोता भेंट देना चाहता हूँ। बाबा, इतना तो मैं जानता हूं कि आप बहुत बड़े चमत्कारी साधु हैं, परंतु मैं इस तोते का क्या करूंगा? बेटा, मैं जानता हूं कि तेरा एक बेटा है, तो इसे तू अपने साथ घर ले जा और अपने बच्चे की तरह पाल। देखना, एक दिन ऐसा आएगा कि ये तोता तेरी किस्मत बदल देगा। मैं ये भी जानता हूं कि तू इस वक्त अपने फूटी किस्मत से परेशान है, वरना मुझे तेरे अंदर कोई बुराई नजर नहीं आ रही है। तू मेहनती मछुआरा है और तेरे मन में किसी प्रकार का लालच नहीं है, और तूने मेरी मदद करके ये भी साबित कर दिया कि तू निडर के साथ साथ लोगों की मदद करने में भी आगे है। इतना कहकर साधु वहां से चले गए और भोला भी उस तोते को अपने ऊपर बिठाकर अपने घर की ओर चल पड़ा। साधु बाबा की बातों से भोला के अंदर एक नई उम्मीद जाग गई थी। वो तोते को अपने साथ अपने घर ले आया। तोते को देखकर सीमा चौंक जाती है और भोला से पूछती है, अरे तुम ये तोता कहाँ से ले आए? सीमा से ये सवाल सुनकर भोला उसे पूरी कहानी सुना देता है। तुम तो जानते हो कि हमारे घर ऐसे ही खाने की कमी है, उस पर से साधु बाबा ने तुमको ये तोता पकड़ा दिया। यदि उन्हें तुम्हें कुछ देना ही था तो उन्हें तुम्हें धन देना चाहिए था, तो कम से कम हमारी आर्थिक हालत तो सुधर जाती। ऐसा मत कहो सीमा, क्योंकि वो बहुत चमत्कारी साधु बाबा थे। उन्होंने इसे मुझे दिया है, यानी कुछ सोच समझ कर दिया होगा। उन्हें भी हमारी इस आर्थिक परेशानी के बारे में पता था। वो तो ये भी जान रहे थे कि मैं अपनी किस्मत से परेशान हूं। अभी भोला और सीमा आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहां राजू आ जाता है। पिताजी, ये तोता बहुत सुंदर है, क्या इसे मैं अपने साथ बाहर लेकर जाऊं ताकि मैं और ये साथ में खेल सके? फिर क्या था, राजू अपने साथ उस तोते को घर के बाहर लाकर उसके साथ खेलने लगता है। तोता इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती तो उसका मन मोह जाता था। अगली सुबह जब भोला बंसी लेकर मच्छी पकड़ने जाने ही वाला था कि तभी गांव का जमींदार वहां आ पहुंचा। जमींदार को देखकर भोला और सीमा आश्चर्य में पड़ जाते हैं। अरे जमींदार जी, आप यहाँ? आज के पहले तो आप कभी मेरे घर नहीं आए, आज अचानक कैसे आना हुआ? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है भोला, लेकिन आज बात यह है कि कल मैंने तेरे बेटे के पास एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत तोता देखा था और मैं उसे तुझसे खरीदने आया हूँ। जमींदार की बात सुनकर सीमा थोड़ा चौंक जाती है। वो अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी भोला जमींदार से कहता है, नहीं जमींदार जी, मुझे माफ करना, पर मैं वो तोता आपको नहीं दे सकता। सोच ले भोला, मैं तुझे उस तोते की मुंह मांगी कीमत देने तैयार हूँ। माफ करना, पर आप मुझे उसके लिए कितनी भी कीमत दीजिए, पर मैं उसे आपको नहीं दे सकता। भोला की ये बात सुनकर जमींदार गुस्से से वहां से चला जाता है। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए हो? जमींदार तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने तैयार था और तुमने उस मामूली से तोते को देने से मना कर दिया। याद है सीमा, मैंने तुम्हें कहा था कि ये कोई मामूली तोता नहीं है मेरे लिए। साधु बाबा ने मुझे इसे अपने बच्चे की तरह पालने कहा था, और कोई निर्दयी पिता होगा जो अपने बच्चे को पैसों के लिए बेच दे। देखते देखते कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब भोला के परिवार के सभी लोग उस तोते के साथ बहुत जुड़ चुके थे और अब उस तोते को वो अपने परिवार का हिस्सा मानने लगे थे। एक दिन ऐसे ही जब राजू बाहर तोते के साथ खेल रहा था, तभी उस तोते को शहर से आए एक व्यापारी ने देखा और उसे खरीदने वो भोला से मिलने पहुंच गया। भाई, क्या बाहर जो बच्चे के साथ तोता है वो तुम्हारा है? हाँ बोलिए, वो मेरा ही है। क्यों, क्या हुआ? मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने तैयार हूं, बस मुझे वो तोता दे दो। उस तोते को मैंने जब से देखा है, मेरे होश से वो जाने को तैयार ही नहीं है। मुझे माफ करना, पर उस तोते की कोई कीमत नहीं है। वो मेरा बच्चा है और मेरे परिवार का एक हिस्सा है। मैं उसे नहीं बेचूंगा। देखो भाई, मैं तुम्हें इस गांव का सबसे अमीर आदमी बना दूंगा। मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। बस मुझे वो तोता दे दो। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अमीर बनने का कोई मोह नहीं है।
मुझे नहीं चाहिए पैसा, आप अपना रुपया पैसा अपने पास रखिए और मैं अपना तोता अपने पास रखूंगा, और मुझे माफ करना। भोला की बात सुनकर व्यापारी वहां से चला जाता है, पर इस बार सीमा बहुत गुस्सा हो जाती है। मुझे माफ करना भोला, पर इस बार तुमने बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि व्यापारी हमें इस तोते के लिए बहुत कुछ देने तैयार था। उस पैसे से हम ऐसे और 100 तोते खरीद लेते। मैं मानती हूं कि ये अब हमारे परिवार का हिस्सा है, पर हमें अपने बेटे के जीवन के बारे में भी तो सोचना होगा ना। सीमा ना जाने क्यों मुझे इस तोते से कुछ खास प्रकार का लगाव हो चुका है, और साधु बाबा ने कहा था कि इसे अपने बच्चे की तरह पालना, और मैं इसे अब कभी अपने से अलग नहीं कर पाऊंगा। सीमा भोला की बात सुनकर चुप हो गई और नम आंखों से भोला को देखती रह गई। अब धीरे धीरे भोला उसे अपने साथ मच्छी पकड़ने भी ले जाने लगा। यहाँ भोला अपने तोते के साथ खुशहाल जीवन बिता रहा था। वहीं राजमहल में दुख का समय चल रहा था। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी की चिंता में डूबे हुए थे। उन्होंने महारानी का इलाज करवाने के लिए देश के बड़े बड़े वैद्यों को बुलाया था, लेकिन फिर भी महारानी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। मंत्री, मैंने अब तक हर वैद्य को दिखा लिया, लेकिन रानी की तबीयत ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। अब आप ही कोई उपाय बताइए। महाराज, आपने सच में हर संभव प्रयास कर लिया, लेकिन अब तक कोई लाभ नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि महारानी को कोई विचित्र और दुर्लभ बीमारी हो गई है, और मेरे अनुमान से इस बीमारी का इलाज केवल और केवल गुरु बाबा कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो मंत्री, आप तुरंत जाइए और गुरु बाबा को जल्द से जल्द लेकर आइए। मंत्री तुरंत गुरु बाबा को लेकर राजमहल पहुंच जाते हैं। गुरु बाबा के पहुंचते ही राजा उन्हें सारी बात बता देते हैं। देखिए महाराज, मेरे अनुसार आपकी पत्नी को केवल और केवल सुधांशु नामक फूल ही बचा सकता है, लेकिन उसे प्राप्त करना थोड़ा कठिन है। आप बस मुझे बताइए कि मैं सुधांशु फूल को कैसे प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं वह फूल लाकर ही रहूंगा। सुधांशु फूल को प्राप्त करने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता होगी। पहली, मायावी तोते के आंसू की 1 बूंद, और दूसरी, सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के आंसू की 1 बूंद। इन दोनों को मिलाकर आपको एक कमल के फूल में डालना होगा। तब जाकर वह साधारण कमल का फूल सुधांशु फूल बन जाएगा। बस वही फूल आपकी महारानी की जान बचा सकता है। गुरुजी, आपने यह तो बता दिया कि क्या करना है। अब कृपया यह भी बताइए कि वह मायावी तोता मुझे कहाँ मिलेगा, और उस सच्चे हृदय वाले व्यक्ति को मैं किसी भी तरह से खोज लाऊंगा। बस मेरी पत्नी को बचा लीजिए। महाराज, किंतु ध्यान रहे, यदि आपने उन्हें पीड़ा देकर आंसू प्राप्त करने की कोशिश की तो वे आंसू निष्फल हो जाएंगे। सुधांशु फूल केवल वही आंसू स्वीकार करेगा जो मन की गहराइयों से, निर्मल हृदय से, स्वाभाविक रूप से निकले हों। गुरुजी, कृपया मुझे यह भी बताइए कि वह मायावी तोता और सच्चे हृदय वाला व्यक्ति मुझे कहाँ मिल सकते हैं। हाँ महाराज, सौभाग्य से राजमंत्री ने मुझे सब कुछ पहले ही विस्तार से बता दिया था, इसलिए मैं आने से पूर्व ही साधना करके यह जान गया था कि मायावी तोता और वह सच्चे हृदय वाला व्यक्ति कहाँ मिलेंगे। वह मायावी तोता आपको आशापुर गांव के एक मछुआरे के पास मिल जाएगा, और जहां तक मेरी अनुभूति कहती है, वही मछुआरा सच्चे हृदय वाला व्यक्ति भी हो सकता है। गुरुजी की बात का आदर करके राजा अकेले ही आशापुर गांव में पहुंच जाता है, और जाते ही सबसे पहले वो गांव के मुखिया के घर पहुंचता है। राजा को देख मुखिया आश्चर्य में पड़ जाता है और राजा से कहता है, अरे महाराज, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों लिया? आप संदेशा भिजवा देते, मैं खुद आ जाता। नहीं मुखिया, मेरा आना बहुत जरूरी था। मैं इस गांव में रहने वाले एक मछुआरे की तलाश कर रहा हूँ जिसके पास एक मायावी तोता है। हाँ महाराज, हमारे गांव में एक मछुआरा रहता तो है, भोला नाम है उसका, और उसके पास एक तोता भी है, पर वो मायावी है, यह पता नहीं। आगे कुछ बिना पूछे राजा मुखिया को लेकर भोला के घर की ओर चल पड़ता है। राजा जब भोला के घर पहुंचा तो भोला थोड़ा डर जाता है, क्योंकि आज के पहले राजा से उसका आमना सामना कभी नहीं हुआ था। क्यों भोला, तुम्हारे पास कोई तोता है, और क्या वो मायावी भी है? प्रणाम महाराज, प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक तोता तो है, परंतु मुझे नहीं पता कि वो मायावी तोता है या साधारण। मेरे लिए तो वो मेरे बच्चे जैसा है।
क्या मैं पूछ सकता हूँ कि वो तोता तुम्हें कहाँ से मिला है? मुझे ये तोता एक साधु बाबा ने भेंट किया था महाराज। समझ गया। उस साधु ने तुम्हें मायावी तोता दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, पर मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। महाराज, ये इतना ही मूर्ख है। आपसे पहले भी गांव का सबसे बड़ा जमींदार और शहर से आए एक व्यापारी ने उसे खरीदना चाहा था, परंतु इसने उन्हें भी बेचने से मना कर दिया था और अब आपको भी ये मना कर रहा है। देखो भोला, मुझे इस मायावी तोते की बहुत जरूरत है। अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें इसकी मुंह मांगी कीमत देने तैयार हूं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, पर मैं मेरे तोते को आपको नहीं बेच सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उस तोते के बदले अपना आधा राज्य सौंपने तैयार हूं। बस मुझे वो तोता दे दो। नहीं महाराज, अगर आप अपना पूरा राज्य भी मुझे दे दें तो भी मैं अपने बच्चे को आपको नहीं दूंगा। मुझे माफ कर दीजिए। देख लो भोला, मैं अभी तुमसे प्यार से मांग रहा हूं। अगर तुम्हें अपनी जिद नहीं छोड़ी तो मेरे सिपाही तुमसे उस तोते को जबरदस्ती ले जाएंगे। राजा वहां से गुस्से में लौट जाता है और अपने सिपाहियों को भेजकर भोला और उसके तोते को राजमहल में बुलवा लेता है। देखो भोला, अब तुम्हारे पास बस एक ही उपाय बचा है। या तो तुम अपने तोते को मुझे सौंप दो, या फिर मैं तुम्हें आजीवन कारागार में डलवा दूंगा। फिर ना तो तुम अपने परिवार से मिल पाओगे और ना ही अपने तोते से। भोला राजा की बात से डर गया और उसने राजा से कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अधिक रहते हैं। बस मेरी आपसे एक ही विनती है कि मुझे मेरे बच्चे से बस एक बार मिला दीजिए, फिर मैं यहां से चुपचाप चला जाऊंगा। ठीक है भोला, रुक, मैं अभी तेरे तोते को बुलवा देता हूँ। राजा ने मंत्री को कहकर भोला के तोते को बुलवा लिया, पर जब भोला उसे अपने ऊपर एक आखिरी बार बैठाता है, वैसे ही दोनों के आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उनके आंसुओं को बहते देख राजा तुरंत एक कटोरी में दोनों के आंसुओं को रोक लेता है। राजा को पता था कि भोला यदि सच्चे हृदय वाला होगा तो वो कुछ भी देने पर अपने तोते को उसे नहीं देगा, इसलिए उसने ये सब खेल रचा था। फिर क्या था, राजगुरु ने तुरंत उस कटोरी से आंसू की बूंदें एक कमल के फूल पर डाली और वो आंसू उस पर गिरते ही कमल के फूल का रंग बदलकर सुनहरा हो गया। फिर महाराज ने उस सुधांशु फूल को जल्दी से जाकर अपने पत्नी के शरीर से स्पर्श करा दिया और फूल के स्पर्श होते ही महारानी भी जाग गई। महाराज ने भोला का सच्चा हृदय देखकर उसे उसका तोता भी लौटा दिया और साथ साथ में अपने खजाने से एक भाग खजाना भी भरकर दे दिया।